अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात हम फिर बता देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए इसमें आपको अच्छा से पढ़ाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं कि धरफरी में पढ़ाए, जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ा भी समझ में ना आए। तो हम आपसे टाइम लेंगे, लेकिन इतना मजेदार तरीका से समझा देंगे कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। और लास्ट में मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा से अच्छा कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो कलर है वो हम रेड ले लेते हैं, रेड समझाने में मजा आता है, उसमें आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक नंबर में क्या कह रहा है कि डायरी क्या है। आपने पढ़ा होगा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, ये आपको अलग, मलिक मोहम्मद जायसी अलग है, ठीक है, और ये जो डायरी जो है या आपको अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है, उत्तर में आपको समझना है बढ़िया से। यहाँ पर डायरी क्या है, तो डायरी वह साहित्य है जो प्रतिदिन की घटनाओं एवं अनुभवों का वर्णन होता है। देखिए आप हमेशा देखते होंगे निबंध होता है, कहानी होता है। आप निबंध में क्या देखते हैं, एक छोटा सा पाठ रहता है। कहानी में क्या देखते हैं, एक बड़ा सा पार्ट रहता है जिसमें बढ़िया से बताया जाता है कि कहानी में ये फलना चिल्हना चीज हुआ है। और डायरी में क्या है, आपके प्रतिदिन, जैसे आपने आज क्या खाया, क्या कार्य किया, आपने क्या गलत कार्य किया, क्या सही कार्य किया, इन सभी के बारे में क्या करते हैं, आप लिखते हैं। किसमें, डायरी में। डायरी व्यक्ति के जीवन का दर्पण है। डायरी जो एक प्रकार की क्या है, जीवन का दर्पण है। अब जो जो आप कार्य किए हैं जीवन में, वो क्या कर रहे हैं, आप डायरी में लिख रहे हैं। ये क्या हो गया, एक तरह से आईना हो गया कि आप जब भी उसको पढ़िएगा अच्छी तरह से तो उसके गुण और दोष के बारे में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेखक मल्यज के अनुसार डायरी का लिखा जाना एक कठिन कार्य है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप अपने जीवन के बारे में लिखते हैं तो उसमें आप घिनौनी हरकत के बारे में आप नहीं लिखिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। आप अपनी अच्छाइयों को प्रकट कीजिएगा, लेकिन जो बुराइयां है आपके अंदर उनके बारे में अगर प्रकट नहीं करते हैं तो क्या है, एक प्रकार की ये कठिन कार्य है। यही व्यक्ति यह वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका जीवन नियमित एवं संयमित है, मतलब कि जो जीवन के लिए एकदम नियमित निश्चित हो और एकदम टाइम टेबल पे एकदम फिक्स हो। ये डायरी आलसी, लापरवाह, लक्ष्य विहीन, दशाहीन व्यक्ति नहीं लिख सकता है। जैसे मान सकते हैं कि जो व्यक्ति आलसी है तो सुबह कब 10 बजे उठा उसको कोई पता नहीं है। लापरवाही का मतलब कि आज लिखे कल नहीं लिखे, वो फलना चिलना वाला ये भी होगा। लक्ष्य विहीन, उसको किसी तरह का माने मतलब नहीं है, तो उसके लिए डायरी क्या है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। इसमें मल्लेज यह भी बताता है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। अगर यह जो व्यक्ति है कोई चीज जीतता है तो वो क्या करता है, वो जीतता ही नहीं है बल्कि वो उसे किसी न किसी तरह से लिख भी देता है। जैसे आपने बता देते हैं, जैसे आपने क्लास 10th में अगर 450 नंबर ला दिए तो क्या आप जीता नहीं, आप जीते तो जीते ही, प्लस में आपने क्या किया, इतिहास भी रच दिया, एक तरह से कहा जाता है। रचने और भोगने का रिश्ता जो होता है क्या होता है, द्वंदात्मक होता है, जो कि आप यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा। और ये प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चों। अगर विश्वास नहीं हो तो आप चेक कीजिएगा, तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर का प्रश्न था। आपको उम्मीद है कि, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को एक बार छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है। दूसरा प्रश्न और ज्यादा वीवीआई है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है और ज्यादा वीवीआई है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, व्याख्या करें। देखिए अगर आप एक सिक्का लीजिए और एक तरफ जो होता है हेड होता है और एक तरफ क्या होता है, टेल होता है, उसी तरह जो मानव है एक तरफ स्त्री है और एक तरफ क्या है, नारी है। तो इसी के बारे में और अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर और ये तो अलग हो गया, और इस तरह से भी जो भोगता है वो पाता भी है, जो पाता है वो भोगता भी है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर में देखिए क्या करा है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक दिग्गज पाठ से ओ सदनेरा शीर्षक से लिया गया है। ये जो शब्द है वसुंधरा भोगे मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ये कहाँ से लिया गया है, ओ सदनेरा पाठ से लिया गया है। जिसके लेखक जो है प्यारे बच्चों कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। कमेंट करके बताइएगा कि ओ सदनीरा के लेखक कौन है। ओ सदनीरा के लेखक कौन है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर ये है जगदीश चंद्र माथुर है। ठीक है, इस वाक्य में कवि ने गंडक नदी के किनारे स्थित वनों के विनाश के लिए मानव की भोगवादी तथा धर्मार्थ प्रवृत्ति को बताया है। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो गंडक नदी है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और बढ़िया से समझाएंगे ताकि और आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और इस वाक्य में कहा जा रहा है कि ये जो गंडक नदी है प्यारे बच्चों, इसके किनारे, जैसे नहीं होता कि साइड साइड में वन होता है, क्या होता है, पेड़ होता है बड़ा बड़ा, उसको क्या किया, मानव ने काट काट कर उसे खत्म कर दिया। तो उसके जिम्मेदार कौन है, मानव है। और धर्मार्थ प्रवृत्ति को बताया है। कवि कहते हैं कि मानव की यह
प्रवृत्ति होती है कि वह पृथ्वी पर एकत्र साम्राज्य की स्थापित करे। मतलब एकत्र समझते हैं ना, इकट्ठा करना, मतलब एक जगह सब आदमी मिलजुल के रहना, ठीक है, मानव का कार्य है। लेकिन क्या करता है, तथा इसके लिए वह दिन रात प्रयास में लगा रहे, मतलब कि उसके लिए क्या करना चाहिए, एकत्रित करने के लिए मानव जो है एक साथ क्या करना चाहिए, उसको प्रयास में लगा रहना चाहिए। इसके लिए वह मानव मर्यादा को भी दांव पर लगा देता है तथा स्वयं को सबसे बड़ा धर्मार्थ सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो यहाँ तक आपको क्या हो गया, सब्जेक्टिव में आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, 2 प्रश्न आपको मिनटों में समझा दिए होंगे, और इसी तरह से अगर आप 10 के 10 सेट देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कहा जाए कि उषा का जादू कैसा है, उषा का जादू कैसा है प्यारे बच्चों, तो आपको उत्तर में लिखना है कि उषा का रंग रूप मादक है। जैसे कि दारू वगैरह जो होता है, उस तरह से क्या है, मादक है, या कह सकते हैं एकदम से सुनहरा मौसम जैसा है, बहुत ही खिलखिला है, एक तरह से कह सकते हैं रंग रूप में, ठीक है। उसका आगमन और भी अधिक मद भरा है, ठीक है। जब उसका आगमन होता है, जब उसका उजाला होता है, जब वो प्रकट करते हैं तो क्या होता है, अधिक मद भरा हो जाता है, खिलने लगता है, चारों ओर हलचल मचा देता है। जब ये उसका उषा का जब जादू निकलता है प्यारे बच्चों, जिसका आगमन होता है, तो क्या होता है, चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, हलचल मचा देता है। उसको देखने के लिए बहुत ही ललच जाते हैं और अच्छा लगता है देखने में। और उसका प्रभाव भी विलक्षण है, मतलब कि वो कुछ ही देर के रहता है। क्या रहता है प्यारे बच्चों, वो कुछ ही देर के लिए रहते हैं और फिर बाद में क्या होते हैं, वो विनाश हो जाते हैं, मतलब विलक्षण खत्म हो जाते हैं। उसके जादू का ही प्रभाव है कि नील शंख के समान दिखाई देता है, कभी वह आकाश दिखाई देता है, क्या करा है, कभी वही आकाश दिखाई देता है तो कभी वही नील शंख के समान दिखाई देता है, ठीक है। मानो राख से लिपा हुआ गीला चौका हो, अथवा लाल केसर के जल से धुली हुई काली सील हो, अथवा किसी स्लेट पर लाल करखा पोत दी गई हो। यह उषा का ही प्रभाव है कि वह अपना जादू भरी प्रभावी ढंग से बिखरे देती है, और यह वह सब सूर्योदय से पूर्व ही करती है। देखिए, अब इसमें क्या कहना है, इस प्रश्न का समझिए। तो उषा का जादू कैसे टूटता है, देखिए उषा का जादू जो टूटने का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे पहले देखिएगा, अगर आप छत पे जाइएगा, 2-3 मंजिल आपका छत होगा, गांव में हम ज्यादा खासकर बता रहे हैं, आप गांव में रहिएगा और उस छत के मंजिल पे चल जाइए, और जब सूर्योदय है वो, ठीक है, सूर्योदय से आपको देखिएगा, जैसे 6 बजे कभी कभी हो जाता है, 5 बजे भी हो जाता है, तो उस सूर्योदय को देखिएगा तो एकदम लाल लाल पूरा दिखाई देगा, क्या होगा, लाल लाल दिखाई देगा। तो वो देखते ही आपको क्या होगा, पूरा पृथ्वी हलचल में बन जाता है, क्या होता है, हलचल में बन जाता है, एकदम अच्छा लगता है देखने में भी, बहुत ही सुनहरा जैसा मौसम जैसा देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर आप 10 बजे देखते हैं तो क्या होता है, एक चिड़चिड़ापन जैसा आपको देखने को लगता है, जब गर्मी के मौसम में देखिएगा तब। तो यही क्या है, ये उषा का जादू है। ये सब कब होता है, सूर्योदय से पूर्व, मतलब कि जब सूर्योदय नहीं निकलता है तब, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। आगे चलिए, यहाँ पर आपके सामने 4 नंबर में क्या कर रहा है कि 4 नंबर जो है प्यारे बच्चों, और MVVI प्रश्न, देखिए इसमें सब के सब MVVI ही लिया गया है, तो सब प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। कृष्ण खाते समय क्या क्या कार्य करते हैं, हम तो आपको एक सजेस्ट और करेंगे कि अगर आप चाहे तो मेरा PDF भी ले सकते हैं, जो कि आपको 75 42 03 18 31 इस नंबर पे आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। मात्र अभी आपको 149 रुपये लगेगा, और उसके बाद आप ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको पूरा का पूरा सब्जेक्टिव मिल जाएगा, 10 का 10 सेट है। आपको MVVI ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, जिससे पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में गर्दा नंबर उठा सकते हैं। तो ज्वाइन करना है तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि कृष्ण खाते समय नंद बाबा की गोद में बैठे हैं। ये जो कृष्ण भगवान जो है, वो किसके गोद में बैठे हैं प्यारे बच्चों, तो नंद बाबा के। फटाफट कमेंट करके बताइए तो किसके गोद में बैठा है, तो नंद बाबा की गोद में बैठे हैं। क्या करते हैं, खाते हैं, और अपने हाथ से उठा उठा कर खा रहे हैं। मतलब कि जो कटोरी में है वो नहीं खा रहे हैं, बल्कि कहाँ से खा रहे हैं, जो नीचे गिरे हुए हैं, नहीं नहीं सॉरी, और अपने हाथ से उठा उठा कर खा रहे हैं, सॉरी, हाथ हाथ से उठा के क्या करें, खा रहे हैं। वह थोड़ा सा खाते हैं, मतलब कि जो कटोरी है उसमें से थोड़ा सा लेते हैं, तो थोड़ा सा ही खाते हैं और थोड़ा सा क्या करते हैं, धरती पे गिरा देते हैं, और वह भोज्य पदार्थों को अपने हाथ से उठाते हैं। अनेक पदार्थ उनके सामने रखी रहती है, पर दही उनको सर्वाधिक प्रिय है। मतलब खोआ, मिलाई, मिठाई, कह सकते हैं सेब, अनार, जो भी चीज रहता है, तो उसको इतना अच्छा नहीं लगता है जितना उसको क्या लगता है, दही प्रिय है। क्या है, दही प्रिय है। वह जब मिश्री, दही, मक्खन मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं
तो उस समय शोभा देखने की ही कुछ ही मिलती है। जैसे अगर आप देखिएगा, अगर आपके घर में कोई लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो सुंदर हो, देखने में अच्छा लगे, और उसको एकदम कपड़ा बेहतरीन बढ़िया से पहना दीजिए, और उसको दही मक्खन ये सब मिला इला के, और जब वो थोड़ा सा भी मुंह पर खाएगा, तो उसके देखने का जो आपको ललक देखने को मिलेगा, बड़ा मजेदार रहेगा। तो ये सब आपको किस में मिलेगा? ये आपको कृष्ण भगवान के द्वारा जानने को मिला है, और अपने घर में भी कभी ना कभी जरूर आप सब देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आपके सामने 5 नंबर में क्या कर रहा है कि गांधी जी ने झोपड़ी कहाँ बनाई। ये जो गांधी जी प्यारे बच्चों है, ये भी प्रश्न आपके लिए वीवीआई है। क्या है? वीवीआई है, जरूर आप इसे स्टार पर लगा लीजिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। उत्तर में देखिए क्या कर रहा है कि सन 1917 में पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था। कब बुलाए थे? 1917 में। किसको? पुंडलिक जी को। कहा गांधी जी ने बुलाया था? कहा? बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था, ठीक है। आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने और ग्रामवासियों को दिल का भय दूर करने के लिए पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया। देखिए अब यहाँ पर क्या कहना है, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, ये जो चंपारण आप सब जानते होंगे, वहां पर क्या हुआ था कि जो गरीब किसान थे, उनके दिल में एकदम डर पैदा कर दिया था। कौन? अंग्रेज। और उनको शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा खासा नहीं स्थिति मिल रहा था। तो भितिहरवा के जो थे पुंडलिक जी, उसको बुलाए थे कि बच्चों को आप पढ़ाइए, साथ ही साथ क्या कीजिए, इतने जो ग्रामवासी है उसको दिल से भय हटाइए कि अंग्रेज कुछ नहीं करेगा। तो वो सब क्या किए थे? काम किए थे, और उन्होंने ही कमरा दिखाया था जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे। और वह मेज जिस पर उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी, एक मठ के निकट एक आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रम देने की किसी को हिम्मत नहीं थी। आपको पता है कि जब अंग्रेज पूरे तरह से उसमें हुकूमत कर लिया था, तो कोई भी महात्मा गांधी को क्या है प्यारे बच्चों, आश्रम मतलब कि उसको जगह घर उर में रखने के लिए नहीं चाहता था। लेकिन लेकिन मठ के महंत ने एक महुआ के पेड़ के नीचे जगह दिया। आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मठ के महंत ने महात्मा गांधी को कहाँ जगह दिया था, तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो आप उसका उत्तर दीजिएगा। क्या दीजिएगा प्यारे बच्चों? कि महुआ के पेड़ के नीचे क्या किया था, उनको जगह दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी ने वही खटिया बिछा ली, मतलब कि वही खटिया बिछा ली, और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देवा आकर रहने लगे। कौन आए? डॉक्टर देवा आकर रहने लगे, और आश्रम चलाते रहे। उस झोपड़ी को अहमद साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। बाद में वह खपरेल का भवन बना, जो अब भी कुछ मलिक अवस्था में है, मतलब कि कुछ अवस्था में अभी भी ये है वर्तमान में, ठीक है। तो ये आप चाहे तो अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। जब आप लिखिएगा कॉपी में प्यारे बच्चों, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये हम आपको जरूर बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या कीजिए, कॉपी में लिखने का भी कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये वाला तो प्रश्न तो कह सकते हैं एमवीवीआई है। क्या है? एमवीवीआई है, क्योंकि ये जो है जूठन जूठन, खैर आपको छूटना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। देखिए जूठन शीर्षक सार्थक है, जूठन शीर्षक जो है सार्थक पूरा सत्य है क्या है, नहीं है, इनके बारे में बताना है। तो उत्तर में आपको लिखना है, यह शीर्षक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया जूठन पाठ से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि ये जो जूठन जो है प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हम्म चलिए आगे चलते हैं, जिसमें जूठन परिवार की व्याख्या की गई। किसके परिवार की व्याख्या की है प्यारे बच्चों? जूठन परिवार की व्याख्या की गई है। जूठन में यह व्याख्या व्याख्या हुआ है कि किसी भी परिवार में शादी विवाह आदि में उसे जूठा जूठा प्राप्त होता था। मतलब कि इस कहानी, इस सत्य, सॉरी, इस आत्मकथा में कहा जा रहा है, ये आत्मकथा एक प्रकार के हैं। तो इसमें बोला गया है कि आप कितना भी कार्य कर लीजिए, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, तो आपको शादी विवाह में अगर आप काम करिए ना, तो उसके बदले में आपको क्या क्या मिलेगा? जूठा मिलेगा। क्या मिलेगा? जूठा आपको मिलेगा। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। पहले जमाने, प्राचीन समय में एक तरह से कह सकते हैं, और उसी पूरी को सुखाकर ठंडी के मौसम में बड़े चाव से खाते थे। मतलब कि कह सकते हैं कि जो उसे जूठा मिला है, और जो जो पूरी उरी नहीं मिलता है, जैसे कचौरी वगैरह हो गया, वो सब मिलता था, ठीक है। तो उसको सुखा देते थे गर्मी के मौसम में, और फिर बाद में क्या करते, ठंडी के जब मौसम आते थे, तो उसी को बड़े चाव से खाते थे, मतलब बड़े मजे के साथ उसको खाते थे, एकदम हंसते मुस्कुराते खाते थे। यह उन जैसे हजारों परिवारों का तत्कालीन दुर्भाग्य ही था। इस दृष्टि से यह शीर्षक सार्थक है। इस दृष्टि से क्या है प्यारे बच्चों, यह जो आत्मकथा है एक तरह से सत्य है, और ये एक तरह से सार्थक है प्यारे बच्चों।
तो यहाँ पर ये जो है और इम्पोर्टेंट है, जरूर आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये आप देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के नेतृत्व देना चाहते थे। देखिए, जयप्रकाश नारायण जो कि 1974 में छात्र आंदोलन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। और यह एक प्रकार के क्या है प्यारे बच्चों? भाषण है। क्या है? एक प्रकार के भाषण है, जिसमें वह साफ साफ कहते हैं कि उन्हें नेता नहीं बनना है। बिल्कुल, ये जो जयप्रकाश नारायण है उनका कहना है कि मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे यह भी मंजूर नहीं कि कोई मुझे डिटेक्ट करे, मतलब कि मुझे कोई रिमोट जैसा चलाए, किसी के इशारे में हम न चले। उस जयप्रकाश नारायण का कहना था कि जयप्रकाश नारायण तुम्हें यह करना है। साथ ही साथ उन्होंने एक और सलाह दिया, सभी का बात सुनेंगे, सभी के बात समझेंगे, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, समझूंगा, उनसे बहस करूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात भी स्वीकार करूंगा, ठीक है। जन संघर्ष समितियों की भी बात सुन लूंगा, पर फैसला मेरा ही होगा, सबको आज्ञा माननी होगी, तभी इस नेतृत्व का कुछ मतलब होगा। देखिए, अब जयप्रकाश नारायण का सीधे तौर पे आप क्या कर सकते हैं, उनका यही कहना है कि आप जो कहिएगा हम वो सुनेंगे, समझेंगे, बात विचार करेंगे, लेकिन जो मेरा फैसला होगा, जैसे आपने 50 रुपया बोला कि सर 50 रुपया आप रख लीजिए और 20 रुपया हमें दे दीजिए, लेकिन हमारा फैसला रहेगा कि हम 40 रुपया रखेंगे और हम आपको 10 रुपया देंगे। ये क्या है? ये फैसला हो गया जयप्रकाश नारायण का, इस तरह से उनके द्वारा बोला गया है। आप जितना बोलिएगा हम समझेंगे, सोचेंगे, जो भी आप बोलिएगा हम वो करेंगे, करेंगे नहीं, आप जो बोलिएगा हम वो सुनेंगे, लेकिन फैसला क्या होगा? मेरा होगा। ये भी अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक की संख्या बहुत ही कम है प्यारे बच्चों, तो प्लीज प्लीज एक छोटा सा लाइक करने में कोई टाइम नहीं लगता है, तो प्लीज आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको लाइक करना बहुत ही जरूरी है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि छात्र साल का तलवार कैसा है, वर्णन कीजिए। ये भी आपके लिए MBBI से कम नहीं है प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो छात्र साल का तलवार कैसा है, वर्णन कीजिए। तो उत्तर में आपको लिखना है कि छात्र साल की तीक्ष्ण धार वाली चमचमाती तलवार जब मयान से निकलती है, मयान मतलब कि जिसे बंद रहता है, उससे जब निकलती है तो वह प्रलय के सूर्य की तीव्र किरण से समान प्रतीत होती है, मतलब कि वह किरण की तरह समान होती है, जैसे एकदम सूर्य के रोशनी में फटाक दौर जैसे आ जाता है, उस तरह से ये समान है। वह शत्रु के दल के हाथों हाथों को उसी प्रकार विभद्र कर देती है जिस प्रकार रवि की किरण सघन अंधकार को बेदर्द कर देती है। मतलब कहा जा रहा है इसमें कि जो दुश्मन हो गया या शत्रु कह सकते हैं, उसके हाथों को उसी प्रकार विदद्र कर देता है, मतलब काट देता है, जिस तरह से जो किरण है, मतलब सूर्य है, उसकी रोशनी अंधकार को विदद्र कर देती है। तीव्र गति से चलने वाली यह तलवार शत्रु के कंठ पर लपक कर नागिन से लिपट जाती है, मतलब नहीं होती है कि एकदम नागिन जो पूरा आ जाता है, तो उसी तरह से इसका जो तलवार है, छत्र साल का तलवार जो है प्यारे बच्चों, वो कंठ पे निकल कर, मतलब कि जब मयान से निकलती है तो पूरा कंठ पर लपक जाती है और गर्दन को क्या करती है? हटा देती है। और देखते ही देखते उन्हें मुंडी को धड़ से अलग कर देती है, और क्या करती है? उनको सर के पूरा अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न आपके लिए क्या हुआ? MBBI हुआ प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है। 9 नंबर में नहीं क्या करा कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है, तुलसी को किस वस्तु की भूख है प्यारे बच्चों? तो उत्तर में आपको देखना है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तुलसी मात्र यही चाहते हैं कि सीता माता थोड़ी उनकी सिफारिश कर दे। जैसे नहीं होता है, आप भी देखिएगा, तो आप अपने मम्मी को बोलते हैं कि पापा से पैसा मंगा दो ना, तो वो क्या हुआ? एक तरह से सिफारिश हुआ, क्या हुआ? सिफारिश हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से जो कहा जाता है, ये तुलसीदास कहते हैं सीता माता से कि हे माँ, या सीता माँ का कुछ जो भी कहिए, उसमें क्या करते हैं? सिफारिश कराने के लिए, किससे? तो ये राम जी से। पर ये ध्यान रहे कि आप मेरी सिफारिश तभी करें, मतलब वो सजेशन भी देते हैं मतलब कि ध्यान पूर्वक एक समझाते हुए है कि आप मेरे सिफारिश तभी करेंगे जब अवसर अनुकूल हो, मतलब कि जब शांत माहौल हो, प्रभु श्री राम प्रसन्न चिंता हो, मतलब कि वो खुश हो, और प्राय अकेले हो, जब वो अकेले हो, ना कि भीड़ भाड़ जगह में आप बताए। वे ये भी पूछेंगे कि यह कौन है, तो यह बता देना कि मैं
दिनहीन हूँ, क्या है? मैं दिनहीन हूँ और उन्हीं का नाम लेकर उदर भरता, मतलब कि पेट भरता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से जो है तुलसीदास का एक वचन था, या कह सकते हैं वाक्य था, जिनके द्वारा बोला गया है, और ये सत्य है प्यारे बच्चों, ठीक है? असत्य नहीं हो सकता। राइट, आगे देखते हैं, ये आपका लास्ट प्रश्न है, इसका सेट टू आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर में क्या है? धनी सो पुरुष जस कृति जब, फूल मरे पर मरे न बासु। कह रहा है कि फूल तो मर जाता है लेकिन मरे न बासु, उसका जो कोई कोई जो गुण रहता है वो क्या होता है? वो कभी नहीं मरता है। कहा जा रहा है कि जैसे आप फूल देखते हैं, फूल तो मर जाता है लेकिन उसका सुगंध मरता है? नहीं मरता है। उसी तरह आदमी तो मर जाता है लेकिन क्या होता है? उसका गुण मरता है? नहीं मरता है। तो यही उत्तर में आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करवक पाठ से लिया गया है। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी यह भी कहते हैं कि रत्न शेर और पद्मावती की चर्चा करते हुए जायसी यह संकेत करते हैं कि पुष्प श्रेष्ठ है जिसकी कृति महान होती है। बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक आपके लिए टोटल जो है हम 10 आप